नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह से जो है चुनाव मैदान में हैं। सबकी कोशिश है कि उनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो। जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहना चाहता है, जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आना चाहता है। लेकिन आज बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। उसकी जिस तरह जितनी दयनीय हालत हो गई है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 78 सालों में कभी रही हो। इमरजेंसी के बाद भी जब कांग्रेस हारी थी तो उसकी हालत ऐसी दयनीय नहीं हुई थी। तब भी उसको 150 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें मिली थी। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिला था और कांग्रेस जो है 43-44 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी वो सीटें भले कम हो गई हों, उस तरह की दयनीय स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी जो आज हो गई। अब इन 4 राज्यों की बात करें, एक एक राज्य करके आप देखें कांग्रेस की स्थिति क्या है। तमिलनाडु में लंबे समय से कांग्रेस का डीएमके के साथ अलायंस है। उससे पहले एआईडीएमके के साथ भी रहा है। 1967 से पहले तक कांग्रेस वहाँ सत्ता में थी। 6 दशक हो रहे हैं, 60 साल होने वाले हैं। कांग्रेस वहाँ सत्ता में आना तो दूर, सत्ता के आसपास नहीं आ पाई। डीएमके से उसका अलायंस होता है तो भी डीएमके उसको सरकार में शामिल नहीं करती है। ये हालत है। तो वहाँ डीएमके के रहमो करम पर है। लेकिन मैं चुनावी हार जीत या किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, जब तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस की स्थिति की मैं कह रहा हूँ दयनीय स्थिति है। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए नहीं कि डीएमके ने उसको कम सीटें दी, 28 सीटें दी हैं सिर्फ। वो 40-46 सीटें मांग रहे थे। लेकिन उस बात को भी छोड़ दें। डीएमके के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसका समूल नाश जरूरी है। और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसको दोहराया। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के खिलाफ जो है बिना शिकायत के राज्य सरकार सीधे एफआईआर दर्ज करे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करेगा? वही उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को बीमारी बता रहे थे, उसके समूल नाश की बात कर रहे थे, वो मंदिर जो है दंडवत लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये होती है वोट की ताकत, ये होती है आपकी संख्या की ताकत। तो उनको मालूम है कि अगर तमिलनाडु में हिंदू वोट नहीं मिला तो वो सत्ता में आना तो दूर जो है मुख्य विपक्षी दल भी शायद न रह पाएंगे। इसलिए मंदिर जा रहे हैं। इससे पहले एक और नेता की बात आपने सुनी होगी, और वो नेता आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में चुनाव हारने के बाद कहा कि हम लोग तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं दिखाने के लिए हिंदुओं को, जिससे हिंदुओं का वोट मिले। तो उदयनिधि स्टालिन वही कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं कि उदयनिधि स्टालिन हिंदू हैं कि नहीं है, क्रिश्चियन बन गए हैं कि नहीं है, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि हिंदू हैं। ऐसे हिंदुओं की कमी नहीं है। अपने ही धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अपने ही धर्म को कोसते हैं। तो उदयनिधि स्टालिन अगर हिंदू हैं भी तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही हैं, बल्कि उनकी पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी ही जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ है। बात केवल उदयनिधि स्टालिन की नहीं है। उनके पास एक आइडियोलॉजी है धर्म विरोधी, खासतौर से सनातन विरोधी। धर्म विरोधी इसलिए नहीं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के विरोध में वो कभी कुछ नहीं बोलते, हमेशा पक्ष में बोलते हैं। उनकी पूरी पार्टी बोलती है, उनके पिता बोलते हैं, उनके दादा बोलते थे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ना है, वोट लेना है। जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म बीमारी है, इसके समूल नाश की जरूरत है, तो कांग्रेस पार्टी चुप रही। अब उदयनिधि स्टालिन मंदिर दंडवत लेटे हुए नजर आ रहे हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी चुप है। तो कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में स्टैंड क्या है? तो इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीद, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूं, सारी उम्मीद, वैसे भी राजनीति की भी बात कर सकते हैं, वो उधार की खूंटी पर टिकी हुई उम्मीद है। तमिलनाडु में उसकी खूंटी
डीएमके है, जिसके सहारे उसकी सारी उम्मीद टिकी हुई है कि 28 सीट दी है, डीएमके के लोग वोट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो हो सकता है 15, 17, 18 सीटें जीत जाए। सत्ता फिर भी नहीं मिलेगी। इस हालत में भी कांग्रेस को ये गठबंधन मंजूर है। इस हालत में भी कांग्रेस की ये हिम्मत नहीं है कि वो अकेले अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश भी करे। 22 साल हो गए राहुल गांधी को राजनीति में आए हुए, चुनावी राजनीति में। तमिलनाडु में क्या किया उन्होंने? पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का संगठन फिर से खड़ा करने के लिए कुछ किया क्या? जो स्थिति थी पहले उससे खराब हुई है, अच्छी तो नहीं हुई है। दूसरा राज्य लीजिए, पश्चिम बंगाल। 1947 से 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 1977 में जो गई कांग्रेस, तो आज तक लौट नहीं पाई। आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में एक विधायक के लिए तरस रही है देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब भी उसको मिला हुआ है, लेकिन जरा आप सोचिए कि कैसी राष्ट्रीय पार्टी जो इतने बड़े राज्य में, जहां उसने 30 साल तक लगातार राज किया हो, एक विधायक के लिए तरस रही हो। और सत्ता में कौन है? कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी अलग पार्टी बनाई, 1998 में बनाई। सिर्फ 27-28 साल हुए हैं। पार्टी बनाकर 15 साल से सत्ता में है और 22 साल से पूरी पार्टी का जिम्मा लेकर राहुल गांधी वहां अपना एक विधायक पिछले चुनाव में नहीं जिता पाए। तो इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की हालत कितनी दयनीय है, इसको देखिए। बाकी राज्यों की आज बात नहीं करूंगा, और बहुत से राज्य हैं जहां ये स्थिति है कांग्रेस की, निहायत दयनीय स्थिति में है। दूसरे दलों की कृपा पर निर्भर है या फिर हाशिए पर पड़ी हुई है। तीसरा राज्य असम। 2001 से 2016 तक 15 साल लगातार सत्ता में रही। उससे पहले भी रही है, लेकिन 3 टर्म लगातार 2001 से 2016 तक रही। 2016 में जो गई तो लौट नहीं पाई। लौटने की कोई उम्मीद इस बार भी नहीं दिख रही है। होना ये चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा सरकार की, और 33% मुस्लिम वोटर हैं असम में, जो भाजपा को किसी भी हालत में वोट नहीं देने वाले। तो अब आप समझिए कि विपक्षी पार्टी के लिए इससे अच्छा वातावरण, इससे अच्छा माहौल, इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। फिर भी कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में लौटती हुई या सत्ता के लिए लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा की हैट्रिक बनना तय लग रहा है, और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे तो स्पष्ट भी हो जाएगा। फिर अगला राज्य है केरल। केरल में लंबे समय तक यूडीएफ और एलडीएफ में बदलाव होता रहा है हर 5 साल पर। यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। पिछले 30-35 सालों से जब से ये गठबंधन बने हैं तब से जो है 5-5 साल पर सत्ता बदलती रही है। दोनों गठबंधनों में फ़र्क जो है वोट परसेंटेज का 1-1.5% होता है, इसी पर जो है सत्ता बदल जाती है। पिछली 2 बार से लगातार सीपीएम वाला गठबंधन सत्ता में है, और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालने के बाद हुआ है। ये 10 साल से जो लगातार सीपीएम सत्ता में है, ये राहुल गांधी के पार्टी का, इस दौरान वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, और अभी तो सर्वे सर्वा है। कांग्रेस पार्टी का इस समय मतलब है राहुल गांधी, उसके अलावा किसी का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी की बातें आप सुनिए तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा दार्शनिक बोल रहा है जिसको मतिभ्रम हो गया है, या जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्लेनेट पर है, किस दुनिया में है, किस ग्रह पे है। तो उनका ज़मीनी बातों से कोई संबंध नहीं है। और अगर आप ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको समझ भी नहीं है। केरल में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद और हर 5 साल पर सत्ता बदलने की परंपरा के बावजूद कांग्रेस पार्टी सत्ता की स्वाभाविक दावेदार नहीं लग रही है। जीतेगी कि नहीं पता नहीं, उसके जीतने की संभावना और
सीपीएम वाले गठबंधन के जीतने की संभावना लगभग बराबर कही जा सकती है। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक तीसरी पार्टी आ गई है, भारतीय जनता पार्टी। उसका सिर्फ पहली बार 2024 में एक सांसद चुना गया। उससे पहले 78 सालों में सिर्फ एक बार उसका विधायक रहा। लेकिन तिरुवनंतपुरम की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिस पर लेफ्ट का लगभग 4 दशक से कब्जा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं केरल में जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है, सत्ता के करीब भी आने जा रही है। केरलम में भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी प्लेयर के रूप में, राजनीतिक प्लेयर के रूप में उभर रही है। उसकी सीटें अगर दहाई में आ जाएं, यानी डबल डिजिट में 10-11 भी आ जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन भाजपा की उपलब्धि क्या होगी, उसको कितनी सीटें मिलती हैं, कितने % वोट मिलता है, ये एक बात है। सवाल ये है कि वो खेल किसका बिगाड़ेगी। भाजपा की जो स्थिति है वो सीपीएम को हरा भी सकती है और सीपीएम को जिता भी सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि केरल में कौन जीतेगा, मतलब वो किसके वोट ज़्यादा काटेगी, सीपीएम वाले गठबंधन के या कांग्रेस वाले गठबंधन के। यहाँ भी कांग्रेस को अपने दम पर कोई उम्मीद नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बहुत स्वाभाविक दावेदार होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को सत्ता का। देश भर से कम्युनिस्ट खत्म हो चुके हैं, केवल केरल में है, तब भी कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं पा रही है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह तो यह है कि आप दिल्ली में उनके साथ गले मिलते हैं और राज्य में जाकर जो है तलवार दिखाते हैं एक दूसरे को। तो लोग इतने नासमझ नहीं है कि समझ न पाए कि ये खेल क्या हो रहा है। तो अगर आप बाकी राज्यों की अभी बात छोड़ दीजिए, ये 4 राज्य जहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की स्थिति अगर आप देखें और ज़रा याद करें 1952 से जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में रही है, सीधे या सहयोगियों के सहारे लगभग 60 साल से ज़्यादा, 6 दशक से ज़्यादा, उस पार्टी की स्थिति देखिए तो आपको सिर्फ तरस आ सकता है, सहानुभूति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो स्थिति बनी है कांग्रेस की, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और ख़ास तौर से गांधी परिवार जिम्मेदार है। गांधी परिवार से प्रेम कांग्रेस के लिए लगातार भारी पड़ता जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि सहा भी न जाए और रहा भी न जाए। गांधी परिवार इस तरह से बोझ बन गया है कि उसको सहना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनको लगता है कि उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो ये तय है कि परिवार और पार्टी दोनों डूबेंगे और साथ साथ डूबेंगे। अब ये प्रश्न नहीं रह गया है कि परिवार पहले डूब जाएगा या पार्टी पहले डूब जाएगी, दोनों डूबेंगे। दोनों के आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता, दोनों के फिर से उठ खड़े होने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता। और इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव ये तय करेंगे कि कांग्रेस और गांधी परिवार का पतन अब कितना तेज होगा। उसमें कुछ रुकावट आएगी। अगर मान लीजिए केरल में सरकार बन जाती है तो वो रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। अगर केरल में सरकार नहीं बनती, क्योंकि और कहीं बाकी 3 राज्यों में तो बनने की कोई उम्मीद नहीं है, केरल में सरकार नहीं बनती है तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी। तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज 7 अप्रैल है और 4 मई को चुनाव नतीजे आने हैं, तो कुछ ही दिन बचे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।